हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। जो बच्चे पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, इसके पहले वाले लेक्चर जरूर देख लेना। उसमें हमने एग्जाम्पलर पार्ट 1 किया था और उसके पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व किए थे चैप्टर 2 के। ठीक है, और आज हम एग्जाम्पलर पार्ट 2 करेंगे। लेकिन उसके पहले फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर अभी भी ये चीज रह गई हो तो अभी बैठे बैठे कर लेना। क्या? प्ले स्टोर पे जाके इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद ये जो बेसिक साइन अप प्रोसेस है, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी रिसीव करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। बेटा, अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर एटसेट्रा। और हमेशा लोकेशन ऑन रखनी है जब आप ऐप को यूज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ कोर्स आप ओटीपी फिल करके वेरीफाई करोगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये देखो 3 कोर्सेज हैं। जो सबसे पहला कोर्स है वो कॉम्पिटिटिव या प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए है, गवर्नमेंट एज वेल एज आईआईटी जेईई नीट। अब ये जो बैच चल रहा है ये टॉपर्स बैच है, क्लास 12 साइंस बच्चों के लिए सीबीएसई प्लस नीट कॉम्बो पैक। ठीक है, यहाँ पे क्लास 11 12 सीबीएसई प्रिपरेशन के लिए बैच है और ये सीयूईटी के लिए। तो अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जिसको किसी एक गिवन बैच को ज्वाइन करना है, रेकमेंड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोर्स आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप टॉपर्स नीट का कोर्स जो है वो फॉलो कर रहे हो तभी ये वीडियो देख रहे हो, है ना। इसके अलावा नॉन मेडिकल, मेडिकल, बैंकिंग, एसएससी, ऐसे वेरियस कोर्सेज है बच्चा। ठीक है, फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आप। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपनी क्लास को सेलेक्ट करते हो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हो। फिर आपको ये मेन पेज जो है, यहाँ देखो नीट सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं आपको, है ना, तो ये मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद बेटा आप क्या करोगे, इन कोर्सेज को जब आप कार्ट में ऐड करते हो तो यहाँ पे जो आपको एनुअल फी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये 0 हो जाता है अगर आप फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई कर दो तो फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करने के बाद ये सारी कोर्स फी 0 हो जाती है। अब ऐप क्यों डाउनलोड करना है? क्योंकि आप देखो ऐप में बहुत सारे एडिशनल फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये जो सेक्शन है जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आपको उन डाउट्स के रेजोल्यूशन सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 24/7 एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके डाउट सॉल्व करती है। इसके अलावा डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की शीट्स और डाउनलोडेबल मटेरियल्स, मतलब जो लेक्चर के नोट्स हैं वो सब आपको ऐप पे मिलेंगे। और ऐप पे कोई ऐड नहीं आती। ठीक है, इसलिए आपको डाउनलोड कर लेना। अब हम चलते हैं बच्चे अपने प्यारे फिजिक्स को पढ़ने के लिए, अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पलर पार्ट 2। तो यहाँ पे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैंने पहले आपको सॉल्व कराए, मैंने स्किप कर दिए। आप एक बार एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर डाउनलोड करके वहां भी देख लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके बता देना। टेलीग्राम साइंस इजीली टेलीग्राम चैनल पे बता देना, और कहीं नहीं तो सबसे पहले इजीली ऐप पे डाउट सेक्शन में जाके बता देना। ठीक है, ओके बेटा। अब देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन दी सर्किट शोन इन फिगर, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, सर्किट दिख रहा है। ठीक है, की K1 इज क्लोज्ड, ठीक है, एंड की K2 इज ओपन। तो पहले स्टेप में बेटा ये क्लोज्ड है, ठीक है, और ये ओपन है, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, देन K1 इज ओपन्ड, और उसके बाद इसको अपन ने ओपन कर दिया। ठीक है, एंड K2 इज क्लोज्ड, और लिखा है ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, रिवर्स नहीं कर सकते, इसी ऑर्डर में चलना है। टेक Q1 डैश Q2 डैश एज चार्जेस ऑन C1 C2 एंड V1 एंड V2 एज वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ऐसा करने पे C1 पे Q1 डैश और C2 पे Q2 डैश चार्ज आता है। ठीक है, C1 C2 कैपेसिटेंस है, V1 V2 इसकी रिस्पेक्टिव वोल्टेज होती है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच एज V1 इक्वल्स टू V2। इन ऑप्शंस को हम वापस आके देखते हैं। पहले आप ये समझ लो कि इस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ। देखो, अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं, इनिशियली क्योंकि K2 जो था सबसे पहले K1 क्लोज्ड था, है ना, और K2 ओपन था। K2 क्या था? ओपन था। तो बेटा अगर K2 ओपन है मतलब कि ये जो हिस्सा है ये काम नहीं कर रहा, ये नॉन फंक्शनल है, तो सिर्फ अपन को इतने पे फोकस करना है। ठीक है, ज्यादा आगे शायद हम, है ना, ओके। तो अगर अपन को सिर्फ इतने पे फोकस करना है तो यहाँ देख लो,
ये जो EMF की सेल है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्जेस डेवलप होते हैं वो प्लस क्यू और माइनस क्यू इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं, है ना। K1 क्लोज्ड थी तो हम कुछ जो जनरल इक्वेशंस लिख सकते थे वो लिख सकते थे E बराबर, है ना, Q अपॉन C1, पता है आपको QCV, और ये V की जगह पे अपन E लिख देंगे तो E बराबर Q बाय C, तो यहाँ पे C का मतलब है C1, ठीक है, और Q की जो वैल्यू है वो C1 टाइम्स E हो जाएगी। अब जब हमने ये जो K1 है इसको ओपन कर दिया, K1 को ओपन कर दिया, तब ऑलरेडी C1 पे चार्ज था, ठीक है, और इसके साथ अब हमने दूसरा कैपेसिटर बेसिकली क्या करा, पैरेलल में लगा दिया। K2 क्लोज करने का मतलब ये है कि C2 को हमने इसके पैरेलल में लगा दिया, तो चार्जेस जो होते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब इसके ऊपर Q1 डैश चार्ज है और इसके ऊपर Q2 डैश चार्ज है। एक बात पक्की है, चार्ज कॉन्जर्वेशन, चार्ज कॉन्जर्वेशन ये पक्की बात है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ जो चार्ज था Q, ये बराबर होना चाहिए Q1 डैश प्लस Q2 डैश, कोई लीकेज के बारे में बात नहीं हो रही, है ना। तो यहाँ जो चार्ज है Q वो Q1 डैश और Q2 डैश के सम के बराबर होना चाहिए। हमको एक और चीज पता है कि ये जो चार्ज है ये रीडिस्ट्रीब्यूट होता क्यों है, ये इसलिए होता है और तब तक होता है जब तक पोटेंशियल जो है कॉमन ना हो जाए। तो इसके अक्रॉस अगर V1 पोटेंशियल और इसके अक्रॉस V2 पोटेंशियल है तो हमको ये पता है कि वो जो पोटेंशियल है V1 कह लो या V2 कह लो, ये बराबर होना चाहिए, V1 इक्वल टू V2, ये बात अपन को पता है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है ना, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। पूरे डिटेल में इस टॉपिक को मैंने करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी टॉपिक ढूंढ के उस लेक्चर की स्टडी कर लेना। सिर्फ उतने से टॉपिक पे देखो क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्टेड फॉर्मेट में आ रहे हैं, है ना। एक बेसिकली लैंग्वेज में उसी क्वेश्चन को पूछ लिया, टॉपिक तो पढ़ाया हुआ है। अब देखो बेटा, पहला ऑप्शन, चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट V1 इक्वल्स टू V2। हाँ, ये बात फैक्ट है, ऐसा होता है। जब तक इसको अपन ने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ये क्लोज कर दिया, पैरेलल में कंबाइन हो गए, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए तब तक चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर इसका V1 और इसका V2 पोटेंशियल है, दोनों बराबर होने चाहिए, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट Q1 डैश इक्वल्स टू Q2 डैश, ये गलत है भैया। चार्ज जो है देखो पोटेंशियल दोनों के बीच में कॉमन हो जाता है ना, कॉमन हो जाता है। अगर इनकी कैपेसिटेंस बराबर होती, मान लो C1 और C2 की वैल्यू बराबर होती, तो हम कहते हैं कि दोनों पे बराबर चार्ज जाएगा। हमने ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं पिछले लेक्चर्स में, जहां पे दोनों कैपेसिटेंस आपको याद करो 900 माइक्रोफैरेड 900 माइक्रोफैरेड के दो कैपेसिटर थे, एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अगर बराबर है तो फिर C1 का चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों पे Q/2 हो जाएगा। पर यहाँ पे बोला नहीं है कि C1 C2 बराबर है, तो हम Q1 डैश और Q2 डैश को बराबर नहीं लिख सकते, गलत हो गया। चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल्स टू C1 E। अब ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है कि यार अगर मैं इसके ऊपर चार्ज निकालूं इनिशियली, है ना, ध्यान से देखो, मैं आपसे पूछूं कि भैया यहाँ पे कितना चार्ज है, तो आपने लिख दिया Q1 बराबर Q बराबर C1 E। अब बच्चों का दिमाग चलता है कि क्योंकि Q बराबर C1 E है ना, और Q1 डैश को हम लिख सकते हैं कैसे, C1 V1, और Q2 डैश को कैसे लिख सकते हैं, C2 V2। तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस ऑप्शन में आपको V1 बराबर V2 मेंशन्ड नहीं है, दोनों के पोटेंशियल बराबर मेंशन्ड नहीं है, ये एम्बिग्यूअस ऑप्शन हो जाता है, इसको हम सही नहीं मान सकते, ठीक है, इसीलिए इसको हम सही नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अपना बी गलत है, सी गलत है, डी की बात करते हैं। चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है, यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू बराबर मेंशन होनी चाहिए थी, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अपन अगले सवाल पे। इफ अ कंडक्टर हैज पोटेंशियल V0 इक्वल्स टू 0 एंड देयर आर नो चार्जेस एनीवेयर एल्स आउटसाइड। कोई भी कंडक्टर ले लो, ठीक है, एक कंडक्टर ले लिया अपन ने, इसके सरफेस पे V0 इक्वल टू 0 है, कुछ पोटेंशियल है, पर बाहर कहीं पे नो चार्ज, बाहर कहीं पे सराउंडिंग में कोई चार्ज है नहीं, ठीक है। तो अगर इसका पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0 है तो कारण क्या हो सकता है, हमको पता है कि अगर मैं बोलूं इसके किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, तो पॉइंट पे पोटेंशियल, एक काम करो आप वो टॉपिक याद करो जहां पे हमने कोसेंट्रिक शेल्स पढ़े थे कोसेंट्रिक शेल्स, है ना।
तो कोसेंट्रिक शेल्स में अगर मैं इस वाले अंदर वाले शेल की बात करूं, ठीक है, मान लो कि बाहर वाले शेल पे चार्जेस हैं, ठीक है, तो बाहर वाले शेल के चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होता है क्या? होता है। बाहर वाले शेल पे अगर Q1 चार्ज है तो Q1 की वजह से इस पे पोटेंशियल होगा क्या? होगा। अगर अंदर वाले शेल पे Q2 चार्ज है तो Q2 की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल होगा क्या? होगा, होगा। अगर इस शेल के अंदर कोई चार्ज है Q3, तो क्या अंदर वाले चार्ज की वजह से इसमें पोटेंशियल होगा क्या? होगा। तो इस शेल के ऊपर पोटेंशियल आप कह सकते हो Q1 मतलब बाहर वाले चार्ज की वजह से है, Q2 मतलब इसके सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से है, Q3 मतलब अगर इंटीरियर में कोई चार्ज है तो उसकी वजह से भी होगा। इन तीनों की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि बाहर तो कोई चार्ज है ही नहीं, चलो Q1 को गायब कर दो। हमने Q1 को गायब कर दिया, तो अगर अब इसके ऊपर पोटेंशियल है तो किसकी वजह से होगा? इसके खुद के ऊपर जो चार्ज है और इसके अंदर जो चार्ज है। अब यहाँ पे बोला है कंडक्टर, इफ अ कंडक्टर हैज पोटेंशियल V नॉट, तो यहाँ पे शेल की बात नहीं हो रही है, कंडक्टर की बात हो रही है। तो एक पॉसिबल केस ये हो सकता है कि इस कंडक्टर के अंदर क्या हो? केविटी हो, और उस केविटी के अंदर क्या हो? चार्ज हो। तो अगर V नॉट इक्वल टू 0 है तो दो ही पॉसिबल ऑप्शन है कि इसके खुद के सरफेस पे चार्ज हो सकता है और केविटी में चार्ज हो सकता है और उसकी वजह से पोटेंशियल हो सकता है। अब ऑप्शन देखते हैं, देयर मस्ट बी चार्जेस ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ। चार्ज या तो उसके सरफेस पे होना चाहिए या खुद के अंदर होना चाहिए, तो ये बात तो सही है। देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, कोई चार्ज हो ही नहीं सकता बॉडी के अंदर, हो सकता है केविटी हो तो। देयर मस्ट बी चार्जेस ओनली ऑन द सरफेस, ये भी गलत हो गया, केविटी में हो सकता है चार्जेस। देयर मस्ट बी चार्जेस इनसाइड द सरफेस, देखो ये देयर मस्ट बी चार्जेस इनसाइड द सरफेस ये गलत क्यों माना जाएगा? इसलिए क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि अंदर हो सकता है नो चार्ज और सिर्फ बॉडी के ऊपर ऊपर चार्ज हो, सरफेस के ऊपर चार्ज हो, ये भी हो सकता है। तो ये जो मस्ट आ जाता है ना कि होना ही चाहिए, इनसाइड होना ही चाहिए, ये इसको गलत कर देता है। देयर मे बी चार्ज ऑन द सरफेस और इनसाइड, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे चार्ज कहाँ होना चाहिए? या तो सरफेस पे या अंदर होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल, जो पढ़ चुके हो उसी को तोड़ मरोड़ घुमा फिरा के ऑप्शंस के फॉर्म में पूछना। चलिए अगला क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन इन फिगर, कंसिडर टू सिचुएशंस। तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिख रहा है, बैटरी से कनेक्टेड दिख रहा है, ठीक है। कंसिडर टू सिचुएशंस की K is kept closed and plates of capacitors are moved apart। तो पहला केस जो है यहां बना दे रही हूं मैं फिर से, ये EMF E मान लो, ठीक है, ये आपका कैपेसिटर हो गया कि क्लोज्ड है, ठीक है। सेकेंड में क्या है बेटा? की ओपन है, ठीक है, ओके। की K is opened and plates of capacitors are moved apart using insulating handle। इंसुलेटिंग हैंडल को यूज करके कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया जा रहा है। देखो कैपेसिटेंस हम लिखते हैं C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, करेक्ट है। तो अगर यहाँ पे A कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा D के। तो एक बात पक्की है कि चाहे लगी हो कि चाहे ना लगी हो, की पे कुछ भी हो, लगी हो कि ना लगी हो, क्योंकि प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस तो डिक्रीज होगी, कैपेसिटेंस दोनों केसेस में डिक्रीज होगी एंड इट इज परफेक्टली श्योर, ठीक है। अच्छा, अब अपन को एक और बात पता है कि जो बैटरी है इसका एक पर्पस होता है टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसका काम होता है। अब देखो यहाँ पे ठीक है, फिर से वही बात, अगर आप QCV लिख दो, ठीक है, ये पक्की बात है कि C तो डिक्रीज होगा ही होगा, और फर्स्ट केस की अगर बात करी जाए तो V कांस्टेंट रहेगा, है ना, V कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन में V को कांस्टेंट कर दूं, Q इज इक्वल्स टू C, V लिख दूं और इसको कांस्टेंट कर दूं, तो जाहिर सी बात है देन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो अगर C डिक्रीज हो रहा है तो चार्ज भी कम होना चाहिए। तो कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, कैपेसिटेंस अगर आप डिक्रीज करो डिस्टेंस बढ़ा के, तो चार्ज क्या होना चाहिए बेटा?
कम होना चाहिए, चार्ज कम होना चाहिए। इतनी बात अपन को फर्स्ट केस में समझ आ गई। सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में अपन ने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया की ओपन करके, तो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा, है ना। बैटरी कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड ये 10 बार ही बताया आपको। यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे बेटा अपन अगेन Q इज इक्वल्स टू सी वी लिखते हैं। ये पक्की बात है कि ये Q अपना कांस्टेंट हो जाएगा सेकंड केस में, और ये पक्की बात है कि C को डिक्रीज होना ही होना है, C को डिक्रीज होना ही होना है। तो V पे क्या फर्क पड़ेगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C इन सेकंड केस। वैसे तो आप कहो कि C इंडिपेंडेंट है Q और V का, लेकिन अगर उसमें से एक को कांस्टेंट कर दो, ठीक है, जैसे यहाँ Q को कांस्टेंट कर दिया तो V C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V C के इनवर्स। अब C डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है, डिक्रीज हो रहा है। मैंने लिखा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C इफ Q इज कांस्टेंट, ठीक है, इफ Q इज कांस्टेंट। तो अगर C डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, V इंक्रीज होना चाहिए। करेक्ट है, V क्या होना चाहिए, इंक्रीज। अब देखो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये अपन को स्टेटमेंट A और B पढ़कर इतनी बातें समझ में आ गई 1 और 2 केसेस के बारे में। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इन A की बात करी जाए तो स्टेटमेंट A, Q रिमेन्स सेम बट C चेंजेस। Q सेम रहेगा और C चेंज होगा। जब की क्लोज थी, जब की क्लोज थी मतलब फर्स्ट केस, मतलब फर्स्ट केस। पर फर्स्ट केस में तो अपन ने देखा था कि जो Q है वो C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसमें बोला Q रिमेन सेम, ये गलत हो गया। इन B, V रिमेन सेम बट C चेंजेस। स्टेटमेंट B की ओपन कर दी थी, जब की ओपन कर दी थी तो ओपन करने में तो V सेम रहता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इन A V रिमेन सेम, हाँ स्टेटमेंट A में V सेम रहेगी क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, तो V सेम है तो Q चेंज हो रहा है क्या, हाँ चेंज हो रहा है, इनफैक्ट डिक्रीज हो रहा है, तो C सही है। इन B Q रिमेन सेम, हाँ चार्ज कंजर्वेशन, हेंस V चेंजेस, ये भी सही है, V इंक्रीज हो रहा था, तो C और D ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है बेटा, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। तो अपन ने क्या करा, 2 कंडक्टिंग स्फीयर मान लिए, एक R1 रेडियस का और एक R2 रेडियस का। R1 बड़ा है R2 से, इसीलिए एक बड़ा और एक छोटा बना है। इफ द टू आर एट सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल मान लो इसका V1 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, और बोला है V1 बराबर V2। क्वेश्चन में क्या बोला है, V1 जो है V2 के बराबर है, सेम पोटेंशियल पे रखे हैं। V1 को कैसे लिखा जा सकता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। इसके ऊपर अपन ने चार्ज मान लिया Q1, इसके ऊपर अपन ने चार्ज मान लिया Q2। और V2 को कैसे लिखा जा सकता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। ठीक है, आगे बोला है द लार्जर स्फीयर हैज मोर चार्ज देन द स्मॉलर स्फीयर। बड़े वाले स्फीयर पे जो चार्ज है और जो छोटे वाले स्फीयर पे चार्ज है, Q1 बड़ा है Q2 से, ये बोला है। स्टेट वेदर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज मोर और लेस देन दैट ऑफ द लार्जर वन। तो अब बात करिए किसकी, चार्ज डेंसिटी की। दोनों की चार्ज डेंसिटी को हमें कंपेयर करना है, किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, किसकी चार्ज डेंसिटी कम है, बेसिकली ये अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तैयार हो गए, है ना। ओके, अब देखते जाओ, चार्ज डेंसिटी क्योंकि निकालनी है तो इस इक्वेशन को क्या हम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अपन ने क्या करा, इस वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में, है ना, ऊपर R1 और नीचे R1 मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही सेकेंड साइड ऊपर R2 और नीचे R2 मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। और ये R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 है ना, एक ही बात है। ओके, तो ये हो जाएगा 4 पाई R1 4 पाई R1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ऊपर R1 Q1 बचेगा। ऐसे ही नीचे 4 पाई R2 स्क्वायर और ऊपर R2 Q2 बचेगा। अब ये जो है चार्ज बटा 4 पाई R1 स्क्वायर, इसको सिग्मा 1 लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट स्फीयर। ओके, सिमिलरली Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, इसको सिग्मा 2 लिख सकते हैं। नाउ व्हाट डू वी हैव बेटा, वी हैव R1 इंटू सिग्मा 1, R2 इंटू सिग्मा 2। अब यहाँ से सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 लिख सकते हैं। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू R2 बाई R1। कौन बड़ा कौन छोटा, R1 बड़ा था R2 से, है ना, यहाँ पे R1 बड़ा था, तो अगर R1 बड़ा है तो सिग्मा 2 बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सिग्मा 2 बड़ा होगा सिग्मा 1 से, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी R2 की ज्यादा है। ठीक है,
स्टेट वेदर द चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर स्फीयर, छोटे स्फीयर के चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी। तो सही ऑप्शन क्या है, इट विल बी मोर देन दैट ऑफ द लार्जर वन। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको नोट कर लो, सेल्फ सॉल्व करके ही सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। डू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल टू रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो यूनिफॉर्म मान लो, है ना, यूनिफॉर्म मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होता है। तो ये रीजन क्या हुआ, हाई पोटेंशियल रीजन हुआ, और ये क्या हुआ, लो पोटेंशियल रीजन हुआ। ठीक, बात किसकी हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन की। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया होता, ठीक है, तो ये ट्रैवल किधर करता, ये इधर जाता कि इधर जाता, इधर चला कि उधर चला, ये पूछा गया है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। बेसिकली नेगेटिव चार्ज ले लो, इलेक्ट्रॉन लेने की क्या जरूरत है। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जा रहा है बेटा, हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। विल मूव टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। ठीक है, विल मूव टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। ओके, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको गौर से सुनना बच्चा पार्टी। जो आपका चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, वहां पे आप पढ़ते हो दो चीजें, एक होता है कन्वेंशनल करंट और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये आप पढ़ते हो। अब इसका क्या मतलब है, ये जो कॉन्सेप्ट आप चैप्टर 2 में पढ़े अभी, ये वहां कैसे अप्लाई होता है देखो। मान लो ये कंडक्टिंग वायर है और मैंने यहाँ पे ये सेल लगा दिया, सेल का पॉजिटिव और सेल का नेगेटिव टर्मिनल। आपको पता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल क्या रिप्रेजेंट करता है, लो पोटेंशियल। अब मैं आपसे पूछूं कि जो करंट है वो कहां से कहां को जाएगा, बचपन में पढ़ा था क्लास 10th में कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। आई आप ऐसे बनाते हो, करेक्ट, आई को ऐसे बनाया जाता है ना। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, है ना, ए से बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस कंडक्टिंग वायर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए, वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव। भैया हम कहते हैं कि करंट क्यों होता है, फ्री चार्जेस के मोशन की वजह से होता है, और फ्री चार्जेस तो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन को ऐसा क्यों लिया जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो ये है कन्वेंशनल करंट। मतलब जो कन्वेंशनली माना गया है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन हो गई फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गई करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली। लेकिन दरअसल जो इलेक्ट्रॉन है अपना, इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर ये बच्चों को नहीं पता होता, और लेकिन अभी चैप्टर 3 में इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कैन देयर बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंडक्टर्स कैरिंग सेम चार्ज। दो कंडक्टर्स हैं अपने पास, सेम चार्ज है। चलो कंडक्टर तो किसी भी शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर मान लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है और इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है,
और बोला है कैन देयर बी पोटेंशियल डिफरेंस, क्या इन दोनों के बीच में इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, शुड इट बी V1 इक्वल टू V2 और शुड इट बी V1 ग्रेटर देन V2 और V1 लेस देन V2। ये दोनों एक ही कंडीशन हो गई, क्योंकि ये इंप्लाई करती है देयर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू। तो इन दोनों में से कौन सी कंडीशन सही है? देखो, क्या इनका रेडियस बराबर है? नहीं, रेडियस अलग अलग है, एक का R1 है और एक का R2 है, और R1 बड़ा है R2 से, R1 इज ग्रेटर देन R2। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक का रेडियस बड़ा है तो जो कैपेसिटेंस होगी इसकी C1 शुड बी ग्रेटर देन C2, करेक्ट। और अगर मैं V1 की वैल्यू लिखूं, ठीक है, इज इक्वल्स टू QC1 और V2 की वैल्यू लिखूं QC2, तो इवन इफ दे हैव सेम चार्ज, बच्चा पार्टी, दोनों के पास सेम चार्ज है, दोनों कंडक्टर्स के पास एडजेसेंट कंडक्टर्स है, सेम चार्ज है, लेकिन क्या जरूरी है कि इनके, बोले कैन देयर बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू, कैन देयर बी, क्या हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हो इनके बीच में? हाँ जी भैया, यहाँ पे जब हमारा RHS इक्वल नहीं है, C1 और C2 बराबर नहीं है, तो LHS V1 V2 कैसे बराबर होगा? यस, देयर कैन बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू। हाँ, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब इनकी कैपेसिटेंस बराबर ना हो, जब इनकी कैपेसिटेंस बराबर ना हो तब हो सकता है, ठीक है। सेम चार्ज वाले कंडक्टर्स आजू बाजू रखे हो, उनकी कैपेसिटेंस बराबर ना हो, चार्ज बराबर हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, ठीक है बेटा। अगला सवाल, कैन द पोटेंशियल फंक्शन हैव अ मैक्सिमम और मिनिमम इन फ्री स्पेस? क्या पोटेंशियल फंक्शन की कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फ्री स्पेस में हो सकती है? फ्री स्पेस, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। फ्री स्पेस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री स्पेस? ठीक है, फ्री स्पेस आप कह सकते हो, इट इज बेसिकली आपकी जो वैक्यूम या चार्ज फ्री स्पेस मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, बेसिकली यहाँ पे समझना, आप लिखते हो E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, ये लिखते हो, माइनस dV बाई dr लिखते हो, ये आपका पोटेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं भैया पोटेंशियल की, तो ये क्या होता है? डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है यार, देखो यहां भी यूज हो रहा है। तो मान लो किसी एक पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल है, तो यानी उस रीजन में जो भी फील्ड होगी वो उस डायरेक्शन में होनी चाहिए, मिनिमम पोटेंशियल की डायरेक्शन में होनी चाहिए। किसी गिवन पॉइंट पे मैंने कहा यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या है? मिनिमम पोटेंशियल है, ठीक है। तो अगर मिनिमम पोटेंशियल है तो उस रीजन की सारी फील्ड, क्योंकि फील्ड की प्रॉपर्टी है भैया वो मिनिमम पोटेंशियल की तरफ जाती है। इसका मतलब कि यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस तरीके की फील्ड तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब वहां पे एक नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बट इट इज अ फ्री स्पेस, तो बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रही है, ठीक है, बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रही है। तो कैन देयर बी पोटेंशियल फंक्शन, कैन द पोटेंशियल फंक्शन हैव मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू? नो। इसका आंसर क्या बेटा? नो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। A test charge Q is made to move in the electric field of a point charge Q, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q रखा है इस पॉइंट पे, और एक टेस्ट चार्ज है, उसको मूव कर रहे हैं along टू डिफरेंट क्लोज्ड पाथ। एक ये क्लोज्ड पाथ है, एक ये क्लोज्ड पाथ है, एक टेस्ट चार्ज को हम क्लोज्ड पाथ में मूव कर रहे हैं दो अलग तरीकों से। फर्स्ट पाथ हैज सेक्शंस अलोंग परपेंडिकुलर टू लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइंस नहीं है बेटा, लाइंस है, lines of electric field. Second path is a rectangular loop of the same area as the first loop. How does the work done compare in the two case? Okay. अब क्या है कि आपको कोई कर्व दे दिया, कोई लाइंस दे दिया, जो भी दे दिया है ना, एरिया के बारे में बोल दिया, आपको ये याद रखना है कि भैया ये जो चार्ज है
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंजर्वेटिव। क्या होती है? कंजर्वेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज को तुम्हें जितना घुमाना है, जैसा घुमाना है, जब तक वो क्लोज्ड पाथ में मूव करोगे, ये दोनों के दोनों क्लोज्ड पाथ हैं, दोनों के दोनों क्या है? क्लोज्ड पाथ। क्वेश्चन को लंबा खींच के ऐसे घुमा घुमा के लिख दिया, पर मुद्दे की बात यह है कि हम टेस्ट चार्ज को क्लोज्ड पाथ में मूव कर रहे हैं, यहाँ भी क्लोज्ड पाथ, यहाँ भी क्लोज्ड पाथ। तो व्हाट शुड बी द टोटल वर्क डन इन मूविंग दैट टेस्ट चार्ज इन क्लोज्ड पाथ इन अ कंजर्वेटिव फील्ड? 0। तो वर्क डन इन द टू केसेस W1 इक्वल टू 0। रीजन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, सो डूइंग वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फील्ड, इट शुड बी 0 फॉर अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, आगे बात समझ में बच्चा बाड़ी? अगला सवाल, प्रूव दैट अ क्लोज्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई क्लोज्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, विथ नो चार्ज विद इन इट सेल्फ, इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, Q इज इक्वल्स टू 0 है, मस्ट एनक्लोज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, मस्ट एनक्लोज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। ये क्या होना चाहिए? ये इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, ये पूछा है, प्रूव करना है इसको। ये बहुत सिंपल प्रूव है बेटा, बहुत बेहद सिंपल प्रूव है इसका। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे पहले तो बोला है कि ये जो क्लोज्ड सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल है, ये गिवन है अपन को क्वेश्चन में, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल है। इसका मतलब ये हुआ, इक्विपोटेंशियल ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके ऊपर फील्ड है तो ये मस्ट भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मान लो इसके ऊपर चार्ज हो सकता है, ये स्फेरिकल हो सकती है, जैसी भी हो सकती है ना, तो फील्ड जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बात पक्की है। अच्छा, अंदर चार्ज नहीं है। देखो इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है V1, यहाँ पे कुछ V2, तो V1 और V2 बराबर होना चाहिए। ठीक है, V1 और V2 बराबर होना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि अगर मान लो V1 और V2 में से कोई भी बड़ा या छोटा होता तो मिनिमम पोटेंशियल की तरफ फील्ड लाइंस होती, मिनिमम पोटेंशियल की तरफ फील्ड लाइन होती। तो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बोला था वैसे ही, तो फील्ड लाइन कहीं ना कहीं कोई पॉइंट, देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता, कहीं ना कोई पॉइंट ऐसा होता मिनिमम पोटेंशियल का होता। तो जो भी पॉइंट मिनिमम पोटेंशियल का होता, इसका मतलब क्या होता बेटा? इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब कि फील्ड वहां कॉन्सेंट्रेटेड होती, तो वहां पे एक नेगेटिव चार्ज का सोर्स होता। वहां पे क्या होता बेटा? एक नेगेटिव चार्ज का सोर्स होता है ना। पर बोला है कि भैया इसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, देयर इज नो चार्ज विद इन इटसेल्फ। फिर से देख लो, देयर इज नो चार्ज विद इन इटसेल्फ। इनसाइड फील्ड क्या होगी? 0। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। E 0 रख दिया आपने, तो dV इज इक्वल्स टू 0, सो V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अंदर V कांस्टेंट आ गया, तो क्या बन गया? ये बन गया इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, ये बन गया इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। ठीक है, सो ये था सेकेंड सेट ऑफ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। इसमें सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप पहले पढ़ चुके हो, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के अलग तरीकों से पूछे गए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है बच्चा, तो क्वेश्चन इतने भयंकर नहीं होते, भयंकर तरीके से पूछे जाते हैं। फंडामेंटली क्लियर क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट। सो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, एग्जाम्पलर पार्ट 3 लेकर आऊंगी मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।